अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लेक्चर 5 कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है बाइट स्टफिंग। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि फ्रेम के शुरू में हम SOH और आखिर में EOT लगाते हैं, यानी कि हेडर एंड एंड ऑफ द ट्रांसमिशन। ये हम इसलिए लगाते हैं कि पैकेट कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से ख़त्म हुआ, इस बात का तयन अगला कंप्यूटर कर सके। लेकिन ज़रा सोचें कि अगर आपका जो असल मैसेज है या फिर जो फाइल है आप उसे भेज रहे हैं, उसके अंदर इत्तेफाक से SOH और EOT लिखा हुआ आ जाए तो क्या होगा? ये तो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी ना। कंप्यूटर समझेगा कि शायद मैसेज यहीं पे ख़त्म हो गया है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम डेटा स्टफिंग को यूज़ करते हैं, यानी डेटा भेजने से पहले हम असली डेटा के अंदर कुछ एक्स्ट्रा बिट्स मिला देते हैं ताकि असली डेटा और फ्रेम के निशानात अलग अलग हों। फ़र्ज़ करें आप किसी दोस्त को एक लंबा ख़त लिख रहे हैं। आपकी आदत है कि ख़त के आखिर में हमेशा वस्सलाम लिखकर ख़त्म करते हैं। अगर ख़त की कहानी के अंदर कहीं और वस्सलाम आ जाए, होता ही है ना कि किसी और का नाम भी हो सकता है, तो शायद पढ़ने वाला समझेगा कि ख़त यहीं पे ख़त्म हो गया है। इससे बचने के लिए आप बीच वाला जो लफ्ज़ होता है वहाँ पर कोई ब्रैकेट लगा देते हैं या फिर कुछ इस तरह से उसे मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पर जो स्टोरी है वो एंड नहीं हो रही। तो ये हमारे पास फंक्शंस होते हैं। अब हमारे पास डेटा स्टफिंग की दो टाइप्स होती हैं। एक को हम बाइट स्टफिंग कहते हैं और एक को हम बिट स्टफिंग कहते हैं। ये ऊपर आपकी डेफिनेशन मैंने हाईलाइट कर दी है स्टूडेंट। ये जो तमाम चीज़ें मैं हाईलाइट करती हूँ ये आपकी MCQs होते हैं। तो बाकी जो कंटेंट है जिसको हाईलाइट नहीं किया उसको जस्ट आप रीड करें और ये जो चीज़ें होती हैं उसको आप याद करें। स्टूडेंट, अगर आप हायर CGPA लेना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ आपको हैंड आउट की हाईलाइटेड पॉइंट को याद भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है बाइट स्टफिंग। अब बाइट स्टफिंग क्या होती है? बाइट स्टफिंग हमेशा करेक्टर ओरिएंटेड होती है, जबकि बिट हमारे पास बिट ओरिएंटेड होती है। करेक्टर्स के अंदर XYZ इस तरह के करेक्टर्स आ जाते हैं, जबकि बिट्स के अंदर 0 और 1 आ जाता है। ये चीज़ें हम कवर करके आ चुके हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि हमारी जो बाइट स्टफिंग होती है वो रिजर्व बाइट्स को अनरिजर्व बाइट्स में चेंज कर देती है। ये वाली जो लाइन है ये आपकी इम्पोर्टेड MCQs है। इसके लिए जब भी हम बाइट स्टफिंग की बात करते हैं, उसके वर्किंग की बात करते हैं, तो एक ख़ास किस्म का वर्ड यूज़ होता है जिसे हम एस्केप कहते हैं। अगर हमारे पास भेजे गए मैसेज में कहीं पर भी हेडर स्टार्ट ऑफ द हेडर आ जाता है तो उसको हाइड करने के लिए हम एस्केप X लिख देते हैं। इसी तरह जब वो डेटा पहुंचता है रिसीवर के पास तो रिसीवर क्या करता है, एस्केप X को हटा देता है, उसके पास असली वाला जो हेडर होता है वो पहुंच जाता है। इसी तरह जो हमारा डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है और कोई भी गड़बड़ नहीं होती डेटा के अंदर। ये देखें, ये आपको दिखाया भी गया है कि एस्केप Z का मतलब क्या होता है। एस्केप X का मतलब स्टार्ट ऑफ द हेडर है। ट्रांसमिशन एरर, सबसे पहली जो बात है कि एरर्स होते क्या हैं। जब डेटा तारों पर सफ़र करता है तो रास्ते में बिजली के झटके या फिर मैग्नेटिक पावर की वजह से इसमें ख़राबियां आ सकती हैं। हो सकता है हमने 1 भेजा हो लेकिन रास्ते में शोर की वजह से वो बदलकर 0 बन जाए। इसे ट्रांसमिशन एरर्स कहते हैं। अब इस खराबी को पकड़ने के लिए डेटा अकेला नहीं भेज सकते, बल्कि इसके साथ हम कुछ एक्स्ट्रा बिट्स लगा देते हैं। हमने ऊपर एक्स्ट्रा बिट्स की बात की है। रिसीवर इन एक्स्ट्रा बिट्स को चेक करेगा। अगर कोई मसला हुआ या फिर पैकेट ख़राब हुआ इन केस, तो वो क्या करेगा, उसे ड्रॉप कर देगा या फिर उसे खुद ही ठीक कर लेगा। तो ये चीज़ हमने पढ़ ली, ट्रांसमिशन एरर क्या होता है। अब आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। और इसके साथ साथ वो एरर डिटेक्शन कैसे करता है, या तो वो उसे डिस्कार्ड कर देता है या फिर उसे खुद ही चेक कर लेता है। पैरिटी चेकिंग। अब पैरिटी चेकिंग क्या होती है स्टूडेंट? ये सबसे ज़्यादा सादा और मशहूर तरीका है जहाँ पर भी बात होती है एरर पकड़ने की। तो इसमें हम बस ये गिनते हैं कि हमारे डेटा में टोटल 1 कितने हैं। अब इवन पैरिटी, यहाँ पर देखिए ना, 2 टाइप्स होती हैं। एक इवन पैरिटी होती है हमारे पास और एक होती है ऑड पैरिटी। ये MCQ आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैरिटी चेकिंग। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैरिटी चेकिंग, इवन एंड ऑड। इवन के अंदर क्या होता है कि डेटा में 1 की तादाद हमेशा 2, 4, 6 यानी कि इवन में होनी चाहिए। अगर हम डेटा भेज रहे हैं तो हमेशा 1 जो होगा हमारे पास इवन ही होगा। अगर नहीं तो हम क्या करते हैं, उसके साथ एक और 1 लगा देते हैं।
अब ये जो खुद से हम एक और 1 का इजाफा करते हैं, यहाँ पर नीचे है पैरिटी बिट्स, ये जो हम खुद से एक इवन लगाते हैं या और लगाते हैं उसको हम कहते हैं पैरिटी बिट। अब और पैरिटी क्या होती है? इन एन और पैरिटी द नंबर ऑफ बाइट्स शुड बी ओड, इसके अंदर ओड होनी चाहिए और इसके अंदर 1 होनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये कवर हो गया होगा। बस फ़र्क ये है कि इसके अंदर इवन, इसके अंदर ओड, और इवन और दोनों को मिलाकर जो बन रहा है वो हमारी पैरिटी बिट है जो हमेशा 1 होती है। लिमिट्स ऑफ पैरिटी चेकिंग। पैरिटी चेकिंग का एक बहुत बड़ा नुकसान है, ये सिर्फ तब काम करती है जब रास्ते में सिर्फ एक बिट ख़राब हो या 3 बिट्स ख़राब हों। लेकिन अगर रास्ते में अगर तार में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसकी वजह से एक ही वक्त में 2 बिट्स उलट हो जाएं, यानी 2 0 थे और वो 2 0 1 बन जाए, तो जब रिसीवर गिनती करेगा उसे 1 की कुल तादाद तो इवन ही मिलेगी। रिसीवर तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि डेटा तो इवन है, हालांकि वो तो ख़राब हो चुका है। इसीलिए ये जो तरीका है वो 100% परफेक्ट नहीं होता। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जो पैरिटी हमारी यूज़ की जाती है वो डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। किसकी डिटेक्शन के लिए? ओनली बिट एरर के तौर पर, और जहाँ पर इशू आ जाता है वहाँ पर इसे टैकल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब पैरिटी की जो हमारे पास खामियां हैं उसका जो अल्टरनेटिव है उसको हम कहते हैं चेकसम। ये जो चीज़ें हैं आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, द साइज ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जब हम कभी कभार तो ये होता है ना कि ज़्यादा ही एक्स्ट्रा बिट्स आ जाती हैं, नॉइज़ की वजह से कुछ ज़्यादा ऐड हो जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, ट्रांसमिशन ओवरहेड हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इसी तरह अगर कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है एल्गोरिदम के अंदर तो वो हमारी कंप्यूटेशनल ओवरहेड हो जाता है। इसी तरह अगर हमारी जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स ऑफ बिट एरर्स होते हैं, उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके पर्सपेक्टिव से हम उसका अल्टरनेटिव तलाश करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर करवाने का मकसद ये है कि ये MCQs है, ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है और डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, तो आपने याद रखना है। जहाँ पर साइज ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात आ जाती है वो आपका ट्रांसमिशन ओवरहेड होता है। चेकसम की बात कर लेते हैं। पैरिटी के जो बहुत सारे फ्लॉज थे उनसे बचने के लिए हमारे पास चेकसम का तरीका है। ये तरीका बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर हम पूरे डेटा को इंटीजर्स की फॉर्म में लेते हैं, इन सब को आपस में प्लस करते हैं और फिर इन सब को आपस में ऐड कर लेते हैं। प्लस करने के बाद जो हमारा जवाब आता है उसे हम चेकसम कहते हैं। आसान सा अगर हम देखें, यहाँ पर नीचे किया भी हुआ है 28 और 75, इनको हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने इनको साथ साथ लिख लिया, यानी कि ऐड कर लिया, और फिर हमने इसे प्लस करवा दिया अपने नेक्स्ट वाले नंबर्स के साथ। इसी तरह पहले हमने इन दोनों को साथ लिख लिया और इसके बाद हमने इन दोनों के साथ इसको प्लस करवा दिया। तो जब हमारे पास डेटा, जब ये जवाब डेटा के साथ हम उसे इम्बेड करके आगे भेजते हैं तो रिसीवर को जो पैकेट मिलता है वो दोबारा उन नंबर्स को प्लस करता है और फिर अपने जवाब को भेजे हुए चेकसम के साथ मैच करता है। अगर दोनों जो जवाब हैं वो मैच कर जाएं तो हमारा जो डेटा होता है बिल्कुल परफेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर ये मैंने आपको डेटा कम्युनिकेशन के अंदर मिसाल भी दी थी कि आपने बिल दिया टोटल 30 रुपीज़, 10 की आपकी बाल पेन थी फॉर एग्ज़ाम्पल, 10 का आपका रेज़र था और 10 का आप शॉर्पनर लगा लें। तो स्टूडेंट आपने अपने घर जाकर बताया कि ये जो सामान है ये आप 30 का लेकर आए हैं, तो आपकी मदर ने क्या किया, उस तमाम जो सामान था उसकी लिस्ट को पढ़ा, जब उन्होंने अगेन उसे प्लस किया तो वो 30 ही था। तो यही काम होता है चेकसम के अंदर। एक तो हम उसको टोटल बता देते हैं, अब वो टोटल को देखकर जो सब हमारी सब आइटम्स होते हैं उनको कैलकुलेट कर लेता है। और ये जो चेकसम होता है ये बड़ा ही आसान है। इट यूज़ ओनली लिमिट एडिशन बट इट हैज़ अ लिमिटेशन एंड कैन नॉट बी डायरेक्टेड ऑल एरर्स। तो ये हमारे पास एडिशन को यूज़ करता है लेकिन इसके भी कुछ लिमिट्स हैं, ज़रूरी नहीं है ये हर तरह की जो एरर्स होते हैं उनको पकड़ सकता है। तो ये देखें डेटा इन बाइनरी, अब इसके चेकसम वैल्यू, इसी तरह डेटा इन बाइनरी एंड इट्स चेकसम वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। सबसे पहले तो ये MCQs है। CRC स्टैंड फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। नेटवर्किंग का सबसे ज़्यादा बेहतरीन और ताकतवर जो तरीका है उसे हम CRC कहते हैं। पैरिटी और चेकसम दोनों में कुछ ना कुछ फ्लॉज थे लेकिन CRC इनमें सबसे ज़्यादा एडवांस पर है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम मैथमेटिक्स के पॉलिनोमियल डिवीजन का तरीका इस्तेमाल करते हैं। अब जिन्होंने मैथ पढ़ी है उनके माइंड में जल्दी आ गया होगा कि
ये पॉलिनोमियल डिवीजन क्या होती है। तो स्टूडेंट बहुत ही सीधा सीधा है, आपने 5, 6 में ये किया हुआ है। हम पूरे डेटा को एक ख़ास नंबर से डिवाइड करवा देते हैं और तकसीम करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसे फ्रेम के आखिर में जोड़कर भेज देते हैं। रिसीवर भी वही जो डिवीजन होती है उसे करता है। अगर इसके पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो समझे डेटा ठीक है। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसके अंदर हम शिफ्ट रजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं और एक सादा सा एक्सोर गेट इस्तेमाल करते हैं। तो आपने इस चीज़ को याद करना है। ये देखें यहाँ पर नीचे अगर हम इसे स्क्रॉल करते हैं, ये देखें यहाँ पर आपको करके भी दिखाया गया है कि हम एक्सोर का मेथड यूज़ करते हैं। हमारे पास ए आता है, बी आता है और यहाँ से ये आउट हो जाता है, और इसी तरह 0 0 0 ए भी हमारे पास है, इसका हम रिमाइंडर करेंगे। स्टूडेंट वही सिंपल कोई भी आपको अगर वैल्यू दे दी जाती है तो आप उसे आसानी के साथ दोनों को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। बस आपने याद क्या रखना है, हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं पॉलिनोमियल डिवीजन का रूल। यहाँ पर दिया होगा, ये रहा, यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन भी दी गई है। और फिर जो रिमाइंडर होता है रिसीवर से क्या करता है, अगेन करता है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हमारा जो हमारा एरर होता है वो 0 हो जाता है। अब शिफ्ट रजिस्टर्स की हमारे पास 2 ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइज करना और दूसरा शिफ्ट करना। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है, सेट ऑल बिट्स टू 0। तमाम बिट्स को अगर 0 के बराबर हम कर दें तो वो हमारी इनिशियलाइजेशन होती है। जबकि शिफ्ट क्या होता है, मूव ऑल बिट्स टू द लेफ्ट पोजीशन। हम लेफ्ट पोजीशन पर इसको मूव करवा देते हैं। लेक्चर 6 है हमारे पास। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको यहाँ तक पसंद आया होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।